हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यूपी पीसीएस के तैयारी में एकदम अच्छे से ढल गए होंगे। तो अब हमारा जो है एकदम लास्ट के 40 दिन बचे हैं यूपी पीसीएस में। तो आपको इस 40 दिन में ऐसे तैयारी करना है, एकदम अच्छे से लग जाना है कि आने वाले आपके 40 साल जो है बहुत अच्छे से गुजरे। तो अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अभी हम जो है एक इकोनॉमिक्स और उनके बुक और ऑथर का जो है एक क्वेश्चन बहुत आता है। तो ये जो है हम बहुत अच्छे से देखेंगे और उस क्वेश्चन के माध्यम से हम ये देखेंगे कि बाकी क्वेश्चंस भी कैसे करने हैं, है ना। तो अभी जैसे ये क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं कि ये जैसे क्वेश्चन है, ये आपका 2024 में आया हुआ है कि यहाँ पे इकोनॉमिक्स का नाम दिया हुआ है और इधर इनके बुक का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें आपको एक चीज ये देखना है कि एडम स्मिथ, इनके बुक का नाम वेल्थ ऑफ नेशन। अब ये यूपी पीसीएस को पता है कि जो है जो भी हमारे कैंडिडेट हैं उनको जो है वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ का तो पता होगा, इसलिए उसने सारे ऑप्शन में डी का 4 दिया हुआ है और बाकी का इधर उधर दिया हुआ है। तो अब जो है इसका आंसर हम लोग बाद में देखेंगे। आज उससे पहले मैं स्टार्टिंग में आपको ये बता दूं कि बेसिकली हम इस छोटे से सेशन में जो है बेसिकली क्या करेंगे कि जितने भी इकोनॉमिक्स हैं हमारे मर्केंटलिज्म थ्योरी से लेके क्लासिकल और नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स से लेके फिर केंसियन पोस्ट केंसियन से लेके फिर हमारा मॉडर्न और नियो मॉडर्न इकोनॉमिक्स से लेके फिर हमारा इंडियन इकोनॉमिक्स और नोबेल लॉरेट, ऐसे हम सीक्वेंस में करते जाएंगे और उनके बुक का नाम और उनके थ्योरी का नाम उनके मॉडल का नाम जो है हम लोग यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू जो है हम लोग देखेंगे। तो आप लोग अब इसमें एक चीज ये देखोगे कि लगभग अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें एक तो ये बुक का नाम हो सकता है, ठीक है, और फिर आप लोग इसमें एक चीज ये देखोगे, एक तो बुक और ऑथर का नाम पूछ सकता है यूपीपीसीएस, और एक इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ सकता है कि कौन सी बुक पहले कौन सी बाद में, कौन सी थ्योरी पहले आई कौन सी थ्योरी बाद में आई। तो एक तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो गया, और फिर उसके बाद ये पूछ सकता है कि जैसे मेन जो आपके इसमें इकोनॉमिक्स हैं, एडम स्मिथ है तो उन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन लिखी। वेल्थ ऑफ नेशन के अंदर उन्होंने कई सारी थ्योरी या मॉडल जो है प्रपोज किया, तो उस थ्योरी का डिटेल भी जो है आपका यूपीपीसीएस पूछता है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका हर साल आता है। उसके बाद जो है तो थोड़ा सा जो इकोनॉमिक्स जो बहुत फेमस इकोनॉमिक्स हैं तो उनका थोड़ा डिटेल में देखेंगे, अदरवाइज जितने अदर इकोनॉमिक्स हैं उनके बस आपको नाम याद रखना है। उससे ज़्यादा अगर आप डीप स्टडी में चले जाओगे फिर तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो बेसिकली हम इसमें क्या करेंगे कि पहले तो हम लोग जो है क्लासिकल और न्यू क्लासिकल 7-8 इकोनॉमिक्स, फेमस इकोनॉमिक्स और उनके बुक थ्योरी मॉडल डिस्कस करेंगे। फिर जो है आपका केंसियन और पोस्ट केंसियन पीरियड के इकोनॉमिक्स, ठीक है। फिर आपका मॉडर्न इकोनॉमिक्स और नियो मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, एक ये देखेंगे। फिर उसके बाद जो है हम लोग कुछ इंडियन इकोनॉमिक्स की इम्पोर्टेंट थ्योरी और ये सारे चीज़ देखेंगे, जैसे प्रोफेसर अमर्त्य सेन है, ठीक है, प्रोफेसर जॉन ड्रीज हैं, तो उनकी कुछ थ्योरी उनके कुछ बुक के नाम हम लोग देखेंगे। और इन लोग पे कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है कि सपोज कैपेबिलिटी अप्रोच किसने दी, ये आया हुआ है अमर्त्य सेन का, ठीक है।
फिर जॉन डे इसके भी बारे में पूछ चुका है। तो कुछ हम इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में भी देखेंगे। फिर कुछ रीसेंट बुक हो इकोनॉमिक्स पे वो भी देखेंगे। और फिर लास्ट में जो है जो इकोनॉमिक्स के नोबेल लॉरेट रहे हैं उनके कुछ इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन या बुक के बारे में जो है हम लोग देखेंगे। तो आप देख लो कि कितने टाइप के क्वेश्चंस जो है यहाँ पे बन सकते हैं। तो लगभग 10 और ये कुल मिला के 40-45 के करीब जो है आपका बुक और या थ्योरी के नाम आएंगे। तो फिर जो है आप इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आराम से कर पाओगे। ठीक है। तो तो थोड़ा सा ये एडम स्मिथ का हम लोग डिटेल देखेंगे, बाकी का तो बस आपको जो है बुक का नाम ही जो है रट लेना है, सीरियसली रट लेना है, याद कर लेना है। तो अब आप थोड़ा सा हम लोग जो है यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, तो थोड़ा सा हम लोग डिफरेंसेस देख लेते हैं कि मर्केंटलिज्म थ्योरी जो थी, जो 16 से 18 सेंचुरी तक जो चला, और उसके बाद एडम स्मिथ की क्लासिकल थ्योरी आई। तो बेसिकली इसमें क्या डिफरेंसेस रहा, क्या चीज़ रही कि मर्केंटलिज्म का यहाँ पे एंड हो गया और एडम स्मिथ के थ्योरी का जो है वहाँ पे गेन होने लगा। ठीक है। तो सबसे पहले मेन एम की बात करें तो मर्केंटलिज्म का इकोनॉमिक पॉलिसी क्या रहता था कि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम लोग को बुलियन कलेक्ट करना है, बुलियन इन द फॉर्म ऑफ सिल्वर और गोल्ड। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्यापार अधिशेष और सोना चांदी के संचय द्वारा राष्ट्रीय धन बढ़ाना। ठीक है। एक बार मर्केंटलिज्म देख ले रहे हैं, फिर देखेंगे कि एडम स्मिथ का थ्योरी इससे थोड़ा सा अलग कैसे था। ठीक है। और मेन जिस पे फोकस था वो क्या था कि एक्सपोर्ट बढ़ाना है हमें ज़्यादा से ज़्यादा और इंपोर्ट को जो है रिड्यूस करना है। तो ये जो मर्केंटलिज्म थ्योरी थी इसमें हमारा जो था बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोटेक्शनिज्म था विथ हाई टैरिफ। ठीक है। संरक्षावाद और ऊंचे आयात शुल्क, ये था इसमें इसकी व्यापार नीति मर्केंटलिज्म की। अब इसमें एक चीज ये आता है कि मर्केंटलिज्म में गवर्नमेंट का रोल कैसा था, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल था, बहुत ही तगड़ा रेगुलेशन था। ठीक है। और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडीज दी जाती थी। ठीक है। अब वहीं जो है इसकी बात करें कि इसमें कौन कौन से की थिंकर थे, तो थॉमस मून, जैन बैपिस्ट, ठीक है, फिर उसके बाद कोलबार्ट। ये सब आपको नाम याद रखना है कि मर्केंटलिज्म में अगर ABCD ऑप्शन करके दे दे, ये 3 नाम दिए हुए हैं, कि उसमें से पूछ दे कि इसमें से कौन से मर्केंटलिज्म थ्योरी के जो है इकोनॉमिक्स थे, तो आपको जो है ये नाम याद रखना है, थॉमस मून, जीन बैप्टिस्ट और कोलबार्ट। ठीक है। अब ये मर्केंटलिज्म हमारा थ्योरी बेस किस पे है, जीरो सम गेम पे, कि इनका मानना ये है कि एक टाइम पे अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री से ट्रेड करता है तो एक का लॉस होगा और दूसरे का प्रॉफिट होगा, मतलब जीरो सम गेम है। ठीक है। एक देश का लाभ और दूसरे देश का नुकसान। अब इसमें एडम स्मिथ आए। एडम स्मिथ ने ये कहा जो हमारा मर्केंटलिज्म थ्योरी है इसमें जो है ये लोग अपना खुद का डिस्ट्रक्शन खुद कर रहे हैं। अब इतना ज़्यादा सिल्वर और गोल्ड बढ़ाए जा रहे हैं तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएगा भाई, डिमांड भी तो बढ़ेगी। ठीक है। तो कई सारे रीजन उन्होंने बताए। तो एडम स्मिथ ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, हमारा जो मेन एम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि ओवरऑल वेलफेयर बढ़ाना है। ठीक है। ओवरऑल वेलफेयर बढ़ाना है, फ्री मार्केट को प्रमोट करना है और प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाना है, मुक्त बाजार और उत्पादकता के माध्यम से समग्र धन और कल्याण
बढ़ाना। ठीक है, अब उन्होंने ये कहा कि हमें जो है व्यापार नीति कैसी होनी चाहिए कि फ्री ट्रेड होना चाहिए, ठीक है, और टैरिफ जो है वो मिनिमल होना चाहिए और कंपटीशन ओपन होना चाहिए। किसी ऐसे इंडस्ट्री को हम लोग प्रोटेक्ट ना करें जो बहुत ही इनएफिशिएंट है बट जो है सपोर्ट की वजह से टिका हुआ है। ठीक है, तो एक चीज ये हो गई। उसके बाद गवर्नमेंट का रोल कैसा होना चाहिए कि गवर्नमेंट का रोल जो है लिमिटेड होना चाहिए। गवर्नमेंट बस इतना करे कि लॉ और ऑर्डर जो है मेंटेन करे और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्रोवाइड करें, और बस थोड़ा सा ये देखें कि कहीं पे अगर किसी टाइप का एक्सप्लॉइटेशन है तो वो जो है उसको देखना है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब जो है इन्होंने जो है एडम स्मिथ ने क्या कहा, तो इसमें जो है ना आपके और भी नाम आ सकते हैं। एडम स्मिथ जैसे आ गया, तो जैसे इसमें लिखा भी है बुक का नाम वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, तो आपकी सारी थ्योरी जो है उसमें मिल जाएगी। ठीक है, एडम स्मिथ ये कहता है, उनकी थ्योरी ये कहती है कि बेसिकली हमारा इकोनॉमी जो है जीरो सम गेम नहीं है, बल्कि हमारी इकोनॉमी किस तरीके से किस किस प्रिंसिपल पे बढ़ेगी कि ट्रेड जो है वो दोनों को बेनिफिट करेगा। ठीक है, तो वो अभी हम देखेंगे तो बताएंगे कैसे करेगा। तो यहाँ पे है सकारात्मक योग दृष्टिकोण क्या है कि व्यापार सभी देशों के लिए लाभकारी। ठीक है, वो कैसे होगा वो अभी हम देखते हैं। उसके बाद भी मतलब इनके थ्योरी पे भी बहुत सारे चेंजेज आए। ठीक है, रिकार्डो का आया, वो आया, वो सब हम लोग अभी देखते हैं। तो ये बेसिकली जो है एडम स्मिथ के कंट्रीब्यूशन है। ये थोड़ा हम लोग डिटेल में ये देख रहे हैं क्योंकि कभी कभी ये पूछ दिया, कभी कभी ये पूछ दिया, कभी कभी ये पूछ दिया, कभी ये पूछ दिया। तो इनके इनके वर्क को अगर अगर एडम स्मिथ के वर्क को या किसी और के वर्क को अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना हो तो इनका सबसे पहला जो रिकॉग्नाइज्ड वर्क था वो था थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट। अगर वेल्थ ऑफ नेशन लिखा हो, मोरल सेंटिमेंट लिखा हो, तो आपको मोरल सेंटिमेंट पहले लगाना है। ठीक है, मोरल सेंटिमेंट में बेसिकली उन्होंने स्टडी किया था कि एक गिवन सिचुएशन में इकोनॉमी में अगर प्राइजेस घटे बढ़े या कोई ऐसा इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस में वो कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो उन्होंने इसमें ह्यूमन का बेसिक बिहेवियर स्टडी करने की कोशिश करी है। वैसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, अगर ये फेमस नहीं होता तो फिर भी इसके लिए भी उनको बहुत जाना जाता। ठीक है, तो ये है। बाकी वेल्थ ऑफ नेशन में ही ये सारी थ्योरी निकल के इनकी आती है। ठीक है, जैसे फ्री मार्केट एडवोकेट किया उन्होंने, है ना, कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत लिमिटेड होनी चाहिए। फ्री मार्केट जो है वो अपने आप जो है प्राइस और डिमांड को एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, फिर उसके बाद उनका इनविजिबल हैंड थ्योरी था कि देयर विल बी ए लिमिटेड इंटरवेंशन। ठीक है, और इनविजिबल हैंड थ्योरी ये कहता है कि लोगों को अपने बेनिफिट के लिए जो है ज़्यादा वर्क करना है, अल्टीमेटली वो जो है वो सोसाइटी के लिए हेल्प करेगा। तो इसी इनविजिबल की बात करी गई है, तो आपको नाम से सोचना है थोड़ा सा। फिर डिवीज़न ऑफ लेबर को एडवोकेट किया कि डिवीज़न ऑफ लेबर होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन। अगर किसी की स्पेशलाइजेशन किसी चीज़ में है तो वो वहाँ पे उसको एडवोकेट करना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने एब्सोल्यूट एडवांटेज ट्रेड थ्योरी दिया कि मान लो कि दो कंट्री है, सपोज दो कंट्री है, मान लो ए और कंट्री बी। ठीक है, ए को मान ले रहे हैं यूके और इसको मान ले रहे हैं हम यूएस। ठीक है, अब ये दे दिया लेबर आवर, लेबर आवर दिया। ए भी ना समझ के ये समझ जाओ कि ये है क्लोज और ये है मान लो वाइन।
यूके में वाइन बहुत बनता है ना। तो ये हो गया। तो अब मान लो यहाँ पे हमने वैल्यू दे दी 20, 10, यहाँ पे दे दी 10 और 20। अब इसमें टेबल में ये देखो कि यूके जो है 20 लेबर आवर में एक क्लॉथ का यूनिट बना रहा है, और वाइन जो है 10 लेबर आवर में एक यूनिट बना रहा है। तो इसका बेटर कौन हुआ? वाइन हुआ। ठीक है, तो उसकी एब्सोल्यूट एडवांटेज किस में है? वाइन में। वैसी यूएस की देखें तो उसकी एब्सोल्यूट एडवांटेज किस में है? क्लॉथ में। भाई कम लेबर आवर में एक यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, वही तो अच्छा हुआ। तो इसमें जो है ट्रेड किस बेसिस पे होगा कि यूके का वाइन अच्छा है, वाइन एक्सपोर्ट करेगा यूएस को, और यूएस का जो क्लॉथ अच्छा है तो क्लॉथ एक्सपोर्ट करेगा यूके को। तो इस बेसिस पे क्या हुआ कि दोनों को बेनिफिट हुआ। तो आप समझ रहे हो कैसे मर्केंटाइलिज्म थ्योरी को एडम स्मिथ जो है बता रहे हैं कि जो है वो जो है पॉजिटिव सम ट्रेड थ्योरी जो है ज़्यादा बेटर है उससे। तो ये चीज़ आपको देखनी है। ठीक है, उसके बाद जो है इन्होंने वाटर डायमंड पैराडॉक्स भी दिया एडम स्मिथ ने। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि वाटर डायमंड पैराडॉक्स जो है किसका था। तो वो किसका था? एडम स्मिथ का। बेसिकली एक ये पैराडॉक्स क्वेश्चन था कि एडम स्मिथ कहते हैं कि वाटर जो है इतना इम्पोर्टेंट हमारा जो है चीज़ है कि उसके बिना जो है लाइफ पॉसिबल नहीं है। दूसरी तरफ हमारा डायमंड है जो कि उसका यूजेस बहुत कम है डे टू डे लाइफ में। तो वाटर इतना सस्ता क्यों है और डायमंड इतना महंगा क्यों है? तो उसके बेसिस पे फर्दर आगे जो है इकोनॉमिक्स ने एक्सप्लेन किया बिकॉज ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। ज़्यादा इसको यूज करने अवेलेबिलिटी के वजह से उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम है और डायमंड की मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है, तो इसीलिए एबिलिटी टू पे डायमंड की ज़्यादा है। ऐसे आपको देखना है। अब हम आते हैं, देखते हैं। अब बस नाम जो है आप लोग इसमें ध्यान रखना है आप लोग को नाम। तो सबसे पहले आते हैं क्लासिकल और नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स। तो ये इनके किताब का नाम जो है आपको याद रखना है। तो एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, ये देख लिया हम लोगों ने, उनकी सारी थ्योरी देख ली, थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट देख लिया, उससे पहले मर्केंटाइलिज्म था वो भी देख लिया। फिर उसके बाद आता है डेविड रिकार्डो का नाम। इन्होंने क्या दिया था? प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, जिसमें जो है इन्होंने दिया था कंपैरेटिव एडवांटेज। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया था? कंपैरेटिव एडवांटेज। अब जैसे एडम स्मिथ का हम लोगों ने यूके और यूएस वाला देख लिया। अब मान लो, जल्दी से बता देता हूँ, ज़्यादा इसमें जाना नहीं है, लेकिन अगर आए तो आप लोग जो है इसको सॉल्व कर सकते हो। कि मान लो फिर से वही ले लेते हैं कि क्लॉथ्स है और वाइन है। अब यहाँ पे कंट्री एक है यूएस, ठीक है, और एक है मान लो इंडिया। अब इंडिया का, और ये ऊपर मैंने क्या बताया था? लेबर आवर दिया है। अब यहाँ पे आ रहा है 10, 15, ठीक है, और इसका आ रहा है 20 और 25। तो एडम स्मिथ वाला तो नहीं आया ना इसमें चीज़ें जो एब्सोल्यूट में था। इसमें तो इंडिया जो है क्लॉथ में भी बेटर है और वाइन में भी बेटर है, क्योंकि कम लेबर आवर में जो है एक एक यूनिट बना ले रहे हैं, ये 10 में और ये 15 में। जहां हमारा यूएस एक यूनिट क्लॉथ बना रहा है 20 में और एक यूनिट ऑफ वाइन बना रहा है 25 लेबर आवर में। तो इस सिचुएशन में ट्रेड कैसे होगा वो डेविड रिकार्डो बताते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज। इसमें बेसिकली बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिंपल में आपको ये समझना है कि इंडिया जो है क्लॉथ और वाइन में अपने एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल लेगा। फिर उसमें ये देखेगा कि मैं क्लॉथ ज़्यादा बेटर प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो क्या कर देगा? वाइन जो है ये इसको छोड़ देगा।
कहेगा यूएस से कि ऐसा है कि तुम वाइन उगाओ, मैं ज़्यादा फोकस जो है क्लोथ पे करूँगा, क्योंकि क्लोथ मेरी ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है। कम लेबर 10 ही में जो है मैं 1 यूनिट बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि वाइन वो इंपोर्ट कर लेगा और क्लोथ जो है एक्सपोर्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो उसके 5 लेबर आवर जो बच रहे हैं, जो जो 15 लेबर आवर जो यहाँ पे क्या होगा कि क्लॉथ 1.5 टाइम्स ज़्यादा ग्रो करेगा, यहाँ का लेबर और इधर मूव कर देगा। तो ठीक है, बस सिंपल में ये समझ जाओ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है हमें। ठीक है, तो ये जो है हमारा डेविड रिकार्डो ने प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन दिया था। तो पहले इकोनॉमी एज ए फिलॉसफी पढ़ाई जाती थी, पॉलिटिकल इकोनॉमी पढ़ाई जाती थी कि पर्टिकुलर गवर्नमेंट के डिसीजन से हमारा इकोनॉमी में क्या चेंज आ रहा है। पर्टिकुलर सेपरेट इकोनॉमिक्स कब बना? बाद में, एडम स्मिथ के बाद। ठीक है, अब माल्थस का भी बार बार पूछा जाता है, तो इनकी किताब का नाम है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। इसमें एक आता है लिक्विडिटी नहीं, ट्रैप करके आता है, पॉपुलेशन ट्रैप करके। ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रैप करके। तो वो क्या है कि ये क्या बताते हैं माल्थस कि जो है एक डेंजर बताते हैं कि हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है ज्योमेट्रिक मीन के हिसाब से, 1 से 2 हो रहा है, 2 से 4 हो रहा है, 4 से 8 हो रहा है, और हमारी फूड की सप्लाई बढ़ रही है या रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं हमारे अर्थमेटिक मीन के हिसाब से, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो ऐसा ना हो कि ऐसा सिचुएशन आ जाए जहाँ पे हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, हमारी फूड सप्लाई जो है कम हो जाए। ठीक है, तो वो ट्रैप में इन्होंने माल्थस ने प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के अंदर जो है एक्सप्लेन किया है। फिर उसके बाद जेएस मिल है, इनकी किताब का नाम है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन है, और जेएस मिल का किताब का नाम है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, और अल्फ्रेड मार्शल का किताब का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें उन्होंने इलास्टिसिटी और कंज्यूमर सरप्लस के बारे में बताया है। और जेबी से इनका क्या है, ट्रीटीज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो सब में पॉलिटिकल इकोनॉमी वर्ड आ रहा है और ये सिर्फ इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस याद रखना है। जेबी से ने एक थ्योरी दी थी जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसको कहते हैं हम लोग सेज लॉ। ये हमारे एक क्लासिकल थ्योरी है। तो सेज क्या कहते हैं, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, है ना। तो सप्लाई करते हैं तो खुद ब खुद जो है उसका डिमांड जो है खुद आ जाएगा। तो ये हमारा था क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स। अगले वीडियो में जो है हम लोग जो बाकी बचा हुआ है केंसियन और पोस्ट केंसियन, फिर इंडियन इकोनॉमिक्स, फिर जो है हमारा जितने भी नोबल लॉरेट हैं उनके फेमस किताब का नाम, ठीक है, जैसे अभिजीत बनर्जी का है। तो थोड़ा सा एक आपको बड़ा बड़ा सा एरिया उनका पता रहना चाहिए, उनकी स्पेशलाइजेशन पता रहनी चाहिए। तो अभिजीत बनर्जी का जैसे लेबर इकोनॉमिक्स और इन सब पे काम है, तो अगर उससे रिलेटेड टॉपिक आता है तो थोड़ा सा आपको सोचना है क्या ये उनके एरिया का स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा बहुत दिमाग आप जो है लगा सकते हो। उसके बाद हम लोग जो है थोड़ा सा अगर कोई रिसेंट में इम्पॉर्टेंट बुक्स आएगी तो उसकी हम लोग लिस्टिंग करके पीडीएफ शेयर कर देंगे। जैसे 3 जीरोस था मोहम्मद यूनुस का, ठीक है, तो फिर जैसे रघुराम राजन की किताब थी, तो वो सारी जो है हम लोग लिस्टिंग करके एक बार देख लेंगे। बाकी आप लोग की तरफ से कई स्टूडेंट का मुझे मैसेज आ रहा है कि अब बाकी के लास्ट के 40 डेज में क्या करें। तो देख लो हमारे 6 सब्जेक्ट हैं, फिर करंट अफेयर्स है हमारे, तो करंट अफेयर्स से हमारे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो आप अपने हिसाब से डिसीजन लो कि आप कितने देर में उसको ग्रेस्प कर लेते हो, लेकिन मेरे हिसाब से आपको लगभग 1-1 घंटा जो है आने वाले 40 दिन में करंट अफेयर्स जरूर पढ़ना है। ठीक है, अब इकोनॉमी में देखो कुछ ट्रेंडिंग एरिया ये हैं कि एक्सटर्नल सेक्टर
बजट, सर्वे और आपका यूपी का बजट। तो ये क्वेश्चन का और सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ये सारे बेसिक क्वेश्चन जो है हमारे आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे जो है हम लोग को देखना है। तो लगभग लास्ट ईयर 2024 में हम ये देखेंगे कि लगभग जो है हमारे 16 क्वेश्चन से भी ज़्यादा, लगभग स्कीम वगैरह हम लोग मिला लें तो लगभग 20 के करीब क्वेश्चन आए हैं। तो जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारा जो अब आने लगा है वो हमारे एक्सटर्नल सेक्टर, बजट, इकोनॉमिक सर्वे और इन सब से आने लगा है। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना आप लोग देखिए सफिशेंट है। फिर इसके अंदर थ्योरी पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहीं पे स्टॉप होते हैं। इसका पार्ट 2 एक छोटा सा वीडियो और पीडीएफ बना दूंगा, वो आप लोग शेयर कर लेना। तो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।